नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपोजिशन को हंगामा करना स्वाभाविक था। आत्महत्याएं भी मतलब पॉलिटिकल आत्महत्या उनको दिखाई पड़ रही होगी कि पॉलिटिकल आत्महत्या हो रही क्योंकि विषय नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। और ख़ास तौर से एक पार्टिकुलर समुदाय जो मेल प्रधान है, जो जो पुरुष प्रधान है, वो समुदाय लगातार अपोजिशन के माध्यम से खेल रहा है। अपोजिशन को भी लगता है कि 20% वोट हमारे पास सॉलिड है और ये 20% वोट ही हमारा वोट है, बाकी 80% जो बचता है वो तो ये भाजपा वाले ले गए हैं। इसलिए इस 20% को ही बचा लो, मतलब भगे भूत को लंगोटी ही बच जाए, यही उनका उद्देश्य रह गया है। इसलिए इस आवाज को खुले रूप में उत्तराखंड और देश में उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको इस विषय को समझना चाहिए। पहली बात तो यह है कि भारत में पर्सनल लॉ के नाम से एक पार्टिकुलर समुदाय या मुसलमानों में कोई पर्सनल लॉ नाम की चिड़िया है ही नहीं। केवल एक कानून पर्सनल है और वो है शरीयत एक्ट 1937। और आपको एक बात और बता दूं कि शरीयत एक्ट 1937 से पहले 1925 के कानून हुआ करते थे जिसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट और इंडियन मैरिज एक्ट हुआ करता था, जिसको आज आप स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट या इंडियन मैरिज एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट हुआ करता था उसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं था, उसमें भारत था। अंग्रेजों ने 1925 में भारत बनाया था और भारत में सबके ऊपर एक से कानून लागू होते थे। लेकिन अंग्रेजों को यह लगा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ चलेंगे, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, इसलिए शरीयत लागू करके 1937 में एक नया विवाद छेड़ दिया गया। 1937 में जब उन्होंने शरीयत लागू किया और उसमें एक धारा लिखी, मतलब बाकी तो ये कानून है, इसका ये है, इसका वो है, ऐसी सब कहानी लिखी, लेकिन उसका फाइनल जो उन्होंने लिखा उसमें लिखा कि अब भारत में शरीयत लागू होगी। भारत में शरीयत लागू होगी मतलब इसके अलावा कुछ नहीं। अब उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन तो उसका लोग करेंगे। कौन लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे? इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग केवल और केवल मौलाना होंगे। इंटरप्रिटेशन करने वाले धार्मिक गुरु होंगे। इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग वो लोग होंगे जो इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार नहीं रखते। अब वो इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? तमाम तरह के इंटरप्रिटेशन करके देश का बंटा ढार उन्होंने कर दिया। एक ही मुस्लिम समुदाय में, चूंकि भारत में 150 प्रकार के मुस्लिम रहते हैं, मुनीर कायनी कमीशन के अनुसार ये 150 प्रकार के मुस्लिम अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, अलग अलग तरह से सजदा करते हैं, अलग अलग तरह से उनकी उनकी अंतिम संस्कार होते हैं, अलग अलग उनके प्रोसीजर हैं, अलग अलग मस्जिदें भी हैं। एक दूसरे की मस्जिद में जो लाश के वास्ते या जो जो अंतिम अंतिम यात्रा के वास्ते वाहन होता है वो भी इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर मौलाना उस मस्जिद का तय करता है या आलिम तय करता है कि वाकई में वो उनको कैसे एक्सप्लोर कर पाएगा, कैसे उनका उपयोग कर पाएगा, और जितना वो जानता है वैसा इंटरप्रिटेशन कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में जब शादियां होती हैं तो एक बड़ा बुजुर्ग कहीं बैठ जाता है और किसी को समझ नहीं आता तो बड़े बुजुर्ग ने जैसा कर दिया वैसा हो गया। बाद में स्यापा पड़ेगा तो पड़ेगा, इन्होंने कैसे करवा दिया, वो कैसे हो गया, बोले उनने अम्मा ने कहा था, बड़ी अम्मा ने कहा था, बड़े अब्बा ने कहा था। अब ये जो बड़ी अम्मा बड़े अब्बा हैं ये ही इसके ठेकेदार हैं, लेकिन ये बड़ी अम्मा बड़े अब्बा कहीं घर में नहीं है मुस्लिम समुदाय में, ये अब्बा और अम्मी कहीं और हैं, धार्मिक रूप से बैठे हुए हैं। हमने उसको लेकर हलाला को लेकर तमाम तरह की बातें देखी होंगी, हमने तमाम तरह के और विषय देखे होंगे जो ये मौलाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब शरीयत लागू हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि यार और क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बी.एन. राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हुआ करते थे, जिन्होंने पहला डॉक्टर अम्बेडकर से पहले ड्राफ्ट बनाया था, बी.एन. राव की अध्यक्षता में एक हिंदू कोड बिल के लिए पहले उन्होंने 4 सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया उनमें 1 करा, फिर 2 किया, फिर 3 करे, फिर उन्होंने चारों की रिपोर्ट दे दी कि भाई हिंदुओं का कोड बिल कैसा होना चाहिए। इतनी देर में कॉन्स्टिट्यूशन पास होना शुरू हो गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर बन गए। अब वो एडवाइजर बन गए तो उधर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने फ्रेम करना शुरू कर दिया। लेकिन इधर जो हिंदू कोड बिल था, 4 अलग अलग कोड, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, ये जो 4 कानून थे, ये चारों कानून अलग अलग पास कर दिए ताकि आप उसी में उलझे रहे। हालांकि बहुत विरोध हुआ, भयंकर विरोध हुआ। उस विरोध के समय पर नेहरू जी उसको पास नहीं करवा पाए।
नतीजा ये निकला कि जब वो विरोध थोड़ा कम हुआ तो 1955 में, ये रिपोर्ट आई 1946 में, अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी, लेकिन जब काले अंग्रेज बैठ गए तो 1955 और 56 में इसको बनाकर लागू करते हैं। अब हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग कानून होंगे तो कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाएगा। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर उस समय ही इसको फंडामेंटल राइट में रखना चाहते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बैठे कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध कर दिया, और वो जो मुस्लिम लीग वाले रह गए थे, जो पाकिस्तान मांग रहे थे लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वहां गए नहीं, बैठे हमारे यहाँ रहे। पहली दूसरी और तीसरी बैठक में, पहली दूसरी बैठक में ये मुस्लिम जो मेंबर्स हुआ करते थे वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन्होंने उस समय साफ तौर से कहा कि हमें संविधान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की घोषणा हुई फिर ये सदस्य कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने लगे, और अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनवा रहे थे। मांग पाकिस्तान रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनवा रहे थे। इन लोगों के प्रेशर में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि हमारे लिए समान रूप से कानून लागू होगा, आर्टिकल 14 में जो व्यवस्था होनी चाहिए थे इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो लागू नहीं कर पाए। परिणाम निकला, डॉक्टर अंबेडकर ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने इसी प्रावधान को ले जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में लाकर रख दिया, और ये कहा कि जब भी देश सशक्त होगा ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। जबकि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ऑलरेडी लागू है। अंग्रेजों ने यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड के मामले में कभी भी कोई रियायत दी ही नहीं, क्योंकि उनका मानना था लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, और उनका मानना था सरकार चलाना हमारा काम है, और क्राइम को हम हिंदू मुसलमान में विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए क्रिमिनल तो पूरा लागू है, लेकिन उन्होंने कहा शादी तुम्हारे घर का मामला है, सक्सेशन तुम्हारा घर का मामला है, लड़ो मेरो, हमसे क्या मतलब है। इसलिए उन्होंने उस पर वो यूनिफॉर्म नहीं किया, और अलग अलग किया कि लड़ जाएं। नेहरू जी भी उसी रास्ते पर उतर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई एक केसेस में, लिली थॉमस का केस ले लीजिए या फिर और केसेस ले लीजिए, उन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचें भी ये कह चुकी हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो तो वो कैसे हो। मनी मोदी जी ने इस विषय पर सेकुलर सिविल कोड की बात कही, और उन्होंने कहा कि हम इसके पीछे पड़े हो, लाल किले से कहा कि ये सेकुलर सिविल कोड लागू होगा। आप सोच लीजिए कि केंद्र में जो मोदी जी की सरकार बैठी हुई है और राज्य में अगर धामी जी की सरकार बैठी हुई, तो क्या धामी जी बिना केंद्र की सहमति के वो लागू कर सकते हैं। और दूसरा विषय ये भी है कि अगर आर्टिकल 44 समवर्ती सूची का हिस्सा है, उसका तीसरी लिस्ट का पांचवा आइटम है, तो फिर क्या भाजपा शासन में राज्य में लागू किया जा सकता है? सवाल इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन उठ रहा है। मेरा मानना बिल्कुल साफ है, अगर कंकरेंट सूची में है तो फिर, अगर क्या है ही, तो फिर ऐसी परिस्थिति में राज्य को पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल ये होता है कि केंद्र क्यों नहीं कर रहा है? भाई एक ही मानसिकता की सरकार है, आपने ही बनवाई है राज्य की सरकार, तो राज्य में क्यों लागू कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एक मेच्योर पॉलिटिशियन की बात होती है, कि मेच्योर पॉलिटिक्स की का बात होती है कि एक छोटे राज्य में इसको लागू करके पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जाए और ये समझा जाए कि इसके रिपरकेशन क्या होंगे। इस परिस्थिति को मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड को चूज किया कि वो समवर्ती सूची में होते हुए उत्तराखंड सरकार उसको लागू करेगी। उत्तराखंड सरकार ने इस पर एक कमेटी बनाई, कमेटी ने रिकमेंडेशन करी, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसका ड्राफ्टिंग किया, वो पेश हुआ, क्योंकि 4 बड़े कानूनों को इकट्ठा लेकर आना था। इसलिए इसमें 393 धाराएं हैं, एक आध नहीं है, 393 या 92 धाराएं हैं। 390 धारा 390 में इसमें यह लिखा गया है कि आज से पहले जितने कानून उत्तराखंड में लागू हैं, आज से पहले जो भी कस्टम उत्तराखंड में हैं, आज से पहले जो भी प्रैक्टिसेस उत्तराखंड में हैं, उनको सबको आज से सीज किया जाता है। और 2010 में जो उन्होंने एक कानून पास किया था, मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको भी रिपील कर दिया है। अब उत्तराखंड में मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है इस कानून के अनुसार। सवाल यह पैदा होता है, क्या हिंदुओं को इससे लाभ हानि होगा? तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 में यह व्यवस्था थी, उसकी कंडीशनें हुआ करती थी 5, और उन कंडीशनों में यह कहा गया था कि अगर लिविंग स्पाउस है तो शादी नहीं हो सकती,
18 साल और 21 साल से छोटा है, मतलब लड़की 18 साल और लड़का 21 साल से छोटा है तो शादी नहीं हो सकती, यानी कि वो माइनर है तो शादी नहीं हो सकती। उनके सपिंड रिलेशन है, सपिंड से मतलब है जो एक ही मूड, जिनके साल जिनके बाल मरने पर जो लोग गोंजा करवाते हैं अपने सर को, वो सपिंड रिलेशन में शादी नहीं हो सकती। प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं हो सकती। ये कंडीशनें उसमें लगाई गई थी। अभी सारी कंडीशनें वहां पर लागू हैं, केवल सपिंड रिलेशन की कंडीशन जो हिंदुओं में लगाई गई थी वो हटा ली गई है, लेकिन प्रोहिबिटेड डिग्री की शादी अभी लागू है। प्रोहिबिटेड डिग्री अब हिंदुओं में जैसी प्रैक्टिस है वो अपने यहाँ की, और मुसलमानों की प्रैक्टिस है वो वहाँ की। हिंदुओं में शास्त्र जो कहता है प्रोहिबिटेड डिग्री में, वो 7 पीढ़ी और 5 पीढ़ी, पिता की 7 पीढ़ी और माता की 5 पीढ़ी की बात करता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में 5 पीढ़ी और 3 पीढ़ी की बात कही गई रूल्स में, कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और मां की तरफ से 3 पीढ़ियों में विवाह नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रोहिबिटेड डिग्री के आगे एक क्लॉज भी लिखा, जिसमें यह कहा है इफ इट इज इन प्रैक्टिस, जैसे दक्षिण भारत में मामा से विवाह होना, ये प्रैक्टिस में लिखा हुआ है। बुआ के लड़के से विवाह होना, ये प्रैक्टिस में लिखा हुआ है। तो जो प्रैक्टिसेस हैं जहां की, उन लोकल प्रैक्टिसेस को छोड़कर बाकी इस प्रोहिबिटेड डिग्री में ये सब आता है, ऐसा कानून में लिख दिया गया। यहां पर कानून, इस कानून में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 जिसको कहा गया, उसमें एक व्यवस्था और नई कर दी गई है, वो है लिविंग रिलेशन। चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिविंग रिलेशन के विषय में यह कह चुका है कि भाई कानूनन हम किसी को नहीं रोक सकते, अगर वो मेजर हैं तो, अगर उनकी आयु निर्णय लेने लायक है तो वो आपस में रह सकते हैं। ये इंग्लिश लॉ कभी हुआ करता था, वो हमारे यहाँ चीफ जस्टिस चूंकि वहाँ से पढ़कर आए थे वो, और बहुत सारे जजेस पढ़कर आते हैं, उन्होंने इसको लिविंग रिलेशन को कर दिया कि भाई लिविंग रिलेशन वैलिड है, वो अपने शरीर के साथ क्या करेगी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी के नाम से उसको कर दिया है। इसी तरह का एक केस और आया था शादी विवाह के मामले में, जिसमें सेक्सुअल ऑटोनॉमी रख दी गई थी और कहा था कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के आधार पर वो क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, वो क्राइम से बाहर कर दिया, डिवोर्स का ग्राउंड लेकिन बन सकता है। ये बात अब लीगली जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, वो अब उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में अंदर कर दी है, और उन्होंने कहा कि अगर लिविंग रिलेशन है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप शादी करो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवा कर ये बताना पड़ेगा कि आप लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। लिविंग रिलेशन में जब आप रहेंगे तो महिला के मेंटेनेंस का कानून लागू होगा उस पर। लिविंग रिलेशन में रहने के बाद अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोगों का पिता और माता का लीगल नाम मिलेगा। उससे पहले क्या होता था, लोग लिविंग रिलेशन में रहते थे, बच्चे पैदा होते तो वो अवैध संतान कहलाती थी। कोर्ट के माध्यम से डीएनए वीएनए चेक करके वो पता किया जाता था। आपको याद होगा नारायण दत्त तिवारी के बेटे को डीएनए चेक करने के बाद बेटा माना गया था, नहीं तो वो लिविंग रहते थे, बात खत्म हो गई। उन्होंने ये भी स्वीकार नहीं किया कि हमारे बच्चे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब लिविंग रिलेशन को वैलिडेट करना या रेगुलराइज करना मुझे लगता है हमारे देश की आवश्यकता है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए इसको करना पड़ा, अदरवाइज तो ये था कि भाई बिना मैरिज के कोई लिविंग में नहीं रह सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिना शादी के लिविंग में रहा जा सकता है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने इसको लीगलाइज करते हुए उसमें लिख दिया। जहाँ तक बात आती है इसकी लीगल वैलिडिटी की, कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें है इसमें क्यों नहीं, तो मुझे लगता है राष्ट्रपति के द्वारा इसको अनुमोदन देना, राज्य सरकार ने पास किया, राज्य सरकार ने गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने उसको आर्टिकल 200 में रख लिया, और आर्टिकल 200 में गवर्नर को राइट है कि वो केंद्र से उस पर सलाह ले ले, तो केंद्र के पास उन्होंने भाई यानी कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति के मामले में ये बात जाहिर है कि राष्ट्रपति का डिसीजन कोई अकेले का नहीं होता, राष्ट्रपति का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड का मतलब है मोदी सरकार उसमें इंक्लूडेड है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट के रूप में उत्तराखंड राज्य को चुना गया, और 393 धाराएं और तमाम शेड्यूलों और तमाम फॉर्म्स को मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में बनाकर लागू कर दिया गया। उसके रूल्स आज जारी किए जा रहे हैं। ये हमारे देश में एक युगांतकारी परिवर्तन है। मुसलमानों में भी सक्सेशन की बड़ी बड़ी समस्या थी कि ये ओरल कर दिया कि वो लड़की को इतने परसेंट जाएगा कि लड़के को 2 गुना % जाएगा, वो सब खत्म करके इसमें सक्सेशन एक्ट भी जोड़ दिया गया है। और मैरिज में भी तमाम तरह के प्रोविजंस थे, वो सारे खत्म करके 4 निकाह भी खत्म कर दिया गया है उत्तराखंड में। अब एक निकाह ही कर सकता है, और अब वो रेगुलराइज हो गया है, इसलिए उसके रेगुलराइज होने की वजह से अब वो नंबर 1 में आ चुका है।
मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार के माध्यम से या उत्तराखंड के माध्यम से माननीय मोदी जी ने ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। धीरे-धीरे करके राज्यों में इसको पास कर देंगे। जिन राज्यों में इस विषय पर डिफ़िकल्टी है, उसके बाद केंद्र भी इसको सेकुलर सिविल कोड के नाम से जारी कर देगा या पास कर देगा और उसके बाद ये फाइनलिटी पर आ जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। मुझे लगता है ज़ोर का झटका धीरे-धीरे लगे, ऐसा केंद्र की सरकार की मंशा रही होगी, इसलिए इसको एक राज्य में पारित करवाया गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।